Learner, welcome to all of you in once again my channel which is named Focus to Education with प्रियम बदा। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जो भी छात्र छात्राएं स्नातक या परस्नातक कर रहे हैं जिनका विषय शिक्षा शास्त्र है उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है और वेरियस टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो हम जैसा कि हम सब जानते हैं हम BA पार्ट 1 के फर्स्ट पेपर शिक्षा के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन की 5वीं यूनिट पे पहुंच चुके हैं और 5वीं यूनिट में जो हमारे सिलेबस में है वो है शैक्षिक नियोजन का अर्थ प्रकार, जिस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके 3 प्रकार के नियोजन बताए गए हैं, मानव शक्ति नियोजन, संस्थागत नियोजन तथा सूक्ष्म नियोजन। तो हमने मानव शक्ति नियोजन के ऊपर चर्चा कर चुकी है। संस्थागत नियोजन पे हम चर्चा कर रहे थे, उसका एक टॉपिक रह गया जिस टॉपिक पे आज ये मेरा वीडियो है तो उसका नाम है कि संस्थागत नियोजन की प्रक्रिया एवं तकनीक यानी कि इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग प्रोसीजर एंड टेक्निक। तो इसमें 8 चरण हैं, 8 सोपान है जिसके अंदर कुछ सब टॉपिक्स भी हैं। तो उस पर चलिए हम शुरू करते हैं डिस्कस करना। तो जब भी हम संस्थागत नियोजन की बात कर रहे हैं तो उसका पहला टॉपिक क्या है? वर्तमान परिस्थिति का विश्लेषण करना, यानी जो प्रेजेंट में चल रही है जो वर्तमान परिस्थिति है, अगर हम कोई संस्थागत नियोजन के अंदर कर चर्चा करना चाह रहे हैं तो उसका विश्लेषण करना। प्रथम सोपान पर प्रधानाध्यापक यानी प्रिंसिपल एवं अध्यापक गण जो हैं मिलकर यह विचार करते हैं। अगर संस्थागत नियोजन हम कर रहे हैं, कोई प्राथमिक विद्यालय खड़ा करना चाहते हैं, माध्यमिक विद्यालय या फिर उच्च स्तर पर हम कोई विद्यालय या विश्वविद्यालय महाविद्यालय की स्थापना करना चाहते हैं तो हमारा प्रथम चरण क्या है, प्रथम सोपान क्या है? उसका प्रथम सोपान है कि प्रधानाध्यापक एवं अध्यापकगण मिलकर यह विचार करते हैं कि उसमें 8 सब टॉपिक्स हैं जिसमें कि पहला है वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या विद्यालय के पास पर्याप्त धन है, यानी कि जो हमारी वर्तमान आवश्यकता है, जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए क्या है, विद्यालय के पास पर्याप्त भवन है। यानी वो भवन है, जैसे हम उच्च स्तर पर शिक्षा की बात करें तो हम कला संकाय से या फिर वाणिज्य संकाय से मतलब स्थापित करना चाहते हैं। केवल हमारा महाविद्यालय भी कला संकाय की शिक्षा प्रोवाइड करा पा रहा है, वाणिज्य संकाय नहीं है, या फिर विज्ञान संकाय या फिर BEd M.Ed का संकाय हमको स्थापना करना चाहते हैं अपने विद्यालय में और उसको बढ़ाना चाहते हैं ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकगण और छात्र छात्राएं एडमिशन लें, जिससे कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके और एक हम कुशल मानव संसाधन का निर्माण कर सके जो हमारे राष्ट्र, हमारे देश, हमारे समाज तथा हमारे विश्व की प्रगति में सहायता प्रदान करे। फिर उसका सेकेंड सब टॉपिक से क्या सामग्री और फर्नीचर पर्याप्त है। तो जब भी हम उसका स्थापना कर रहे हैं उसको हम जानना कि क्या हमारे पास उतनी सामग्री या फर्नीचर है, भौतिक चीज़ें हैं। जैसे कि अगर हम साइंस के स्टूडेंट तो क्या हमारे कॉलेज में प्रयोगशाला है, साइंस की लैब है, इस प्रकार। फिर तीसरा है क्या पुस्तकालय व प्रयोगशाला सुविधाएं पर्याप्त है। तो क्या जो पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी है या प्रयोगशाला की यानी कि लैब है उसकी सुविधाएं पर्याप्त है, उसमें सारी चीज़ों की व्यवस्था है। फिर चौथा है क्या संस्था के कार्यक्रमों में परिवर्तन और पुनर्व्यवस्था की आवश्यकता है कि जो हमारी संस्था, हमारे इंस्टीट्यूशनल जो हमने स्थापित किया विद्यालय उसके कार्यक्रमों में कुछ परिवर्तन जो हम वर्तमान समय से सीख लेके कर सकते हैं कि वो कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है या पुनर्व्यवस्था किसी चीज़ को में फिर से सुधार कर उसकी व्यवस्था करनी हो तो क्या इसकी आवश्यकता है। फिर 5वां क्या अध्यापकों की संख्या पर्याप्त है, क्या हमारे विद्यालय में या माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों की संख्या पर्याप्त है, क्योंकि जब अध्यापक होंगे तभी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सुचारू रूप से चलेगी। जब अध्यापक ही नहीं होंगे तो छात्रों को पढ़ाएगा कौन। फिर है 6वां क्या विद्यालय में कुछ अतिरिक्त व्यवस्थाओं की आवश्यकता है, जैसे छात्रावास, बस, खेल का मैदान आदि। यानी कि हम अपने विद्यालय में कुछ अतिरिक्त व्यवस्था की आवश्यकता है कि हमारे छात्रावास है जिसमें कि दूसरे राज्य से कोई विद्यार्थी आ रहा है, कोई छात्रा आ रही है, हमारे विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमें छात्रावास की आवश्यकता पड़ेगी या फिर बस की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे हम एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक के विद्यालय में जा रहे हैं तो खेल का मैदान जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। फिर है 7वां क्या प्रवेश प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है। हमारे कॉलेज की जो प्रवेश प्रक्रिया है क्या उसमें कुछ कमी तो नहीं, कुछ खामी तो नहीं, उसमें सुधार की कुछ आवश्यकता है, तो इस पॉइंट पे भी हम डिस्कस करेंगे। फिर 8वां है
क्या मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार कर सकता है? तो हमारे विद्यालय में, हमारे कॉलेज में, कि हमने जो मूल्यांकन प्रणाली है क्या उसमें सुधार कर सकते हैं? क्या उसमें सुधार की कोई सकता है? कोई गलती, कोई चूक तो नहीं हो रही? इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हम एक कुशल संस्थागत नियोजन की प्रक्रिया या तकनीक की बात करेंगे। फिर है दूसरी हेडिंग आ गई, संसाधनों का सर्वेक्षण करना, सर्वे ऑफ रिसोर्स, यानी प्रधान अध्यापक तथा अध्यापक वर्ग को वर्तमान संसाधनों का तथा ऐसे संसाधनों का जो आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध हो सकें सर्वेक्षण करना चाहिए। यानी इसमें क्या बताया जा रहा है? इसके दूसरे सोपान में जो हमारे प्रधान अध्यापक हैं या अध्यापक गण हैं, उनको, अध्यापक वर्ग को वर्तमान जो संसाधनों का तथा ऐसे संसाधनों का जो आवश्यकता पढ़ने पर उपलब्ध हो सकें उनका सर्वेक्षण करना चाहिए। यानी हमें समय समय पर उनका सर्वे करना चाहिए, जिसके लिए समिति गठित करनी चाहिए, एक सेल बनाना चाहिए हमें अपने कॉलेज में, जिसमें कुछ छात्रों को भी हम वो कर सकते हैं। जैसे छात्र को अगर किसी चीज़ में, किसी सुविधा में कुछ कमी महसूस हो रही है तो वो अपनी राय रख सकता है। उसमें एक लचीलापन हमें रखना है कि हमारे विद्यालय की सर्वे करना है, तो उसमें अध्यापक गण, प्रिंसिपल गण भी हैं तथा छात्रों की भी मत का ज्ञान होना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा तो हम छात्र को ही प्रोवाइड कर रहे हैं ना। तो अगर छात्र का ही मत नहीं होगा तो फिर वो हमारा शिक्षा बेकार ही जाएगी। फिर उसके बाद है, उसका पहला सब टॉपिक्स है विद्यालय में उपलब्ध संसाधन तथा भवन पुस्तकालय। तो संसाधनों का सर्वेक्षण करने पे हमें किन प्रकार के संसाधनों का विश्लेषण करना चाहिए? 3 प्रकार के संसाधन यहाँ दिए गए हैं। पहला है विद्यालय में उपलब्ध संसाधन यथा भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि। दूसरा, सरकार के माध्यम से प्राप्त होने वाले संसाधन। तीसरा, सामाजिक संगठन से प्राप्त होने वाले संसाधन यथा सार्वजनिक पुस्तकालय, पानी व्यवस्था, प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था, स्थानीय शिक्षा विशेषज्ञ चिकित्सक आदि। फिर तीसरी हेडिंग है हमारी सुधारात्मक कार्यक्रम तैयार करना, प्रिपेयरिंग इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स। यानी कि जो हमारी संस्था है, हमारा विद्यालय है, उसमें हम एक सुधारात्मक कार्यक्रम तैयार करना हमारी जिम्मेदारी बनती है, जिसमें कि अध्यापक वर्ग को समुचित विचार विमर्श के बाद एक सूची तैयार कर लेनी चाहिए, जिसमें प्रत्येक कार्यक्रम को प्राथमिकता के आधार पर क्रम में सूचीबद्ध करना चाहिए। यानी कि हमारे जो कॉलेज में जो हमारा अध्यापक गण है उसको समुचित विचार और विमर्श करने के बाद एक सूची तैयार कर लेनी चाहिए कि जिसमें जो हमारे कॉलेज के जो कार्यक्रम है उसमें सुधार की आवश्यकता तो नहीं है, को प्राथमिकता के आधार पर हम क्रम में सूचीबद्ध करना चाहिए। वो हमारी प्राथमिकता में आना चाहिए कि उस क्रम में जो हमारे सुधार का क्रम है उसको एक सूचीबद्ध एक लिस्ट में हम क्रिएट कर दें। फिर है सुधारात्मक कार्यक्रमों का सूक्ष्म विवरण भी तैयार कर लेना चाहिए। यानी जो सुधारात्मक कार्यक्रम हैं जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं उसमें एक सूक्ष्म विवरण भी हमें तैयार कर लेना चाहिए, शॉर्ट लिस्ट बना लेनी चाहिए। यथा कार्यक्रम, विद्यालय के कार्यक्रम अल्पकालीन होगा या दीर्घकालीन, विद्यालय के लिए कार्यक्रम की क्या उपयोगिता है, कार्यक्रम सामान्य होगा, ये प्रोजेक्ट कार्य या व्यवहारिक खोज का होगा। प्रत्येक कार्यक्रम का लक्ष्य स्पष्ट कर देना चाहिए। फिर चौथी हेडिंग है हमारी कार्यक्रम संपादन में आने वाली बाधाओं एवं उनके निवारण के लिए आवश्यक विकल्पों पर विचार। यानी कि जो हमारे कॉलेज में जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनका संपादन करने में आने वाली जो बाधाएं हैं एवं उनके निवारण के लिए आवश्यक विकल्पों पर विचार भी हमारे अध्यापक एवं शिक्षक, प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकगण को करना होगा। प्रायः विद्यालय कार्यक्रम तो शुरू कर देते हैं परंतु आगे आने वाले व्यवधानों पर पहले से विचार नहीं करते। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है? यहाँ ये बताया जा रहा है कि हम पहले तो विद्यालय के कार्यक्रम तो हम शुरू कर देते हैं लेकिन उसकी एक लिस्ट नहीं बनाते कि उसमें किस चीज़ की सुधार की आवश्यकता है, छात्रों की क्या आवश्यकता है, शिक्षणगण की क्या आवश्यकता है, शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को कैसे सुचारू रूप से हम चलाएं, उसके लिए व्यवधानों पर हमें संपादन के मार्ग में जो अवरोध न उत्पन्न कर दे तो उस पर हमें पहले चर्चा कर लेनी चाहिए। कार्यकर्ताओं पर कार्यभार व अतिरिक्त समय भार भी बढ़ेगा, अतः इन बाधाओं तथा इनके निपटने के लिए आवश्यक विकल्प पर पहले से ही विचार कर लेना चाहिए, अन्यथा लक्ष्य प्राप्ति दुष्कर हो जाएगी। यानी कि जो हमारे लिए जरूरी है, जो हमारा कार्यभार है, अतिरिक्त समय तथा भार बढ़ रहा है, हम लक्ष्य की प्राप्ति करना हमारे लिए एक
दुर्गम हो जाएगा, जिसकी हम प्राप्ति नहीं कर पाएंगे अगर हम उसको एक विकल्प लेके नहीं चलेंगे, समय पर उसको निपटारा नहीं करेंगे। तो फिर है 5वीं हेडिंग, कार्यक्रमों की क्रियान्विति, यानी जो कार्यक्रमों का संचालन है, जब उपर्युक्त सोपान पूरे हो जाएं तो यानी कि जो 4 सोपान हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके बारे में चर्चा हो चुकी है, हम जान चुके हैं कि जब ये 4 सोपान कंप्लीट हो जाएं तो कार्यक्रमों की क्रियान्विति होनी चाहिए। यानी कि जब हमारे ये 4 सोपान हो जाएं तो हमें कार्यक्रमों की क्रियान्विति करनी चाहिए। 4 सोपान क्या है? पहला है वर्तमान परिस्थिति का विश्लेषण करना, दूसरा है संसाधनों का सर्वेक्षण करना, तीसरा सुधारात्मक कार्यक्रम तैयार करना, फिर चौथा कार्यक्रम संपादन में आने वाली बाधाओं एवं उनके निवारण के लिए आवश्यक विकल्पों पर विचार करना। तो फिर कार्यक्रम को उपलब्ध सामग्री तथा मानवीय संसाधनों के अनुसार ही क्रियान्वित किया जाना चाहिए। यानी जो कार्यक्रम है उसको उपलब्ध जो सामग्री है हमारे सामने तथा मानवीय संसाधनों के अनुसार ही क्रियान्वित किया जाना चाहिए। योजना की क्रियान्विति प्रधानाध्यापक और अध्यापकों का साझा उत्तरदायित्व होना चाहिए। यानी केवल एक ये नहीं है कि हमें प्रधानाध्यापक का, प्रिंसिपल का ही केवल उस जिम्मेदारी बनती है, अध्यापक गण की नहीं बनती है, अध्यापक गण की जिम्मेदारी बन रही, प्रिंसिपल की नहीं। तो दोनों में हमें सामंजस्य बैठा के चलना पड़ेगा, जिसको तभी हमारा वो उत्तरदायित्व होना चाहिए, सामंजस्य साझा उत्तरदायित्व होना चाहिए, तभी हम उस लक्ष्य की, उस सोपान की, उसको जो हम जिस लक्ष्य से हमने शिक्षा संस्थान को खड़ा किया है, स्टैब्लिश किया है, उसका उद्देश्य तभी पूरा हो पाएगा। फिर है 6वां नियमित मूल्यांकन, यानी रेगुलर इवैल्यूएशन। हम क्या करते हैं, 6 महीने में हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा हुई या फिर साल भर में हमारी वार्षिक परीक्षा हुई तो हम केवल 2 बार मूल्यांकन कर रहे हैं। तो जबकि लेकिन जब हम पीजी में जाते हैं, जैसा कि अब सुधार हुआ, तो पीजी में जो सेमेस्टर प्रणाली होती है उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, असेसमेंट देते हैं छात्रों को, छात्र उसे पूरा करते हैं, असाइनमेंट देते हैं वो पूरा करते हैं, फिर प्रेजेंटेशन देते हैं उसको वो पूरा करते हैं। तो हम उनका मूल्यांकन करते रहते हैं ताकि वो अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा तक जाते जाते उनको कोई बाधा या रुकावट या किसी चीज़ की कमी ना रह जाए, जिससे वो अपनी परीक्षा को अच्छे माध्यम से दे करके एक अच्छे अंक, उच्च अंक प्राप्त कर सकें। इसलिए हमें नियमित मूल्यांकन करना होगा, यानी संस्थागत नियोजन के अंतर्गत क्रियान्वित कार्यक्रमों का नियमित मूल्यांकन किया जाना चाहिए। या मासिक, द्वैमासिक एवं त्रैमासिक हो सकते हैं, यानी महीने में किसी भी मंथ में हम मंथ में भी ले सकते हैं, 2 मासिक में भी ले सकते हैं, त्रैमासिक हो सकता है। मूल्यांकन जितनी वैधता और विश्वसनीयता से किया जाएगा उतनी ही कार्यक्रम की वास्तविक प्रगति का पता चल जाएगा। यानी हम मूल्यांकन को जितनी वैधता, उसको वैलिडिटी के हिसाब से, उसकी क्या वो हमारा मूल्यांकन वैलिड है, क्या वह विश्वसनीय है, अगर ये दोनों गुण उसमें होंगे तो ही कार्यक्रम की वास्तविक प्रगति जो है कि हमारा कार्यक्रम जिस लक्ष्य को लेके चला था क्या वो उसकी प्राप्ति हुई है, क्या वो सफल हो सके हम उसमें, तभी वो पता चल पाएगा। कार्यक्रम के मूल्यांकन के अभाव में कार्यक्रम की सफलता संदिग्ध हो जाती है। यानी कार्यक्रम के, जब हम कार्यक्रम को हम विद्यालय में करना चाहते हैं, किसी प्रतियोगिता या निबंध प्रतियोगिता का, हम मान लीजिए वार्षिक निबंध प्रतियोगिता हमारे कॉलेज में हो रही है, विद्यालय में हो रही है, डिबेट हो रही है, निवाद विवाद हो रहा है जिसमें एक से दूसरे विद्यालय हिस्सा ले रहे हैं, 3 विद्यालय या आपस में 4-5 विद्यालय हैं जिनके छात्र छात्राएं आपस में डिबेट कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमारे कार्यक्रम हम चला रहे हैं, तो कार्यक्रम के मूल्यांकन, अगर उसमें मूल्यांकन हम नहीं कर रहे हैं तो उसमें कार्यक्रम की सफलता संदिग्ध हो जाती है। भारत की अधिकांश योजनाएं मूल्यांकन प्रणाली के अभाव में ही असफल हुई हैं। भारत की अधिकांश योजनाएं जो हैं, जो हम भारत सरकार बनाती है, किस वजह से असफल हुई है, मूल्यांकन प्रणाली, क्योंकि उनका मूल्यांकन नहीं किया गया, उनको सिस्टमैटिक ढंग से नहीं लागू किया गया। इस वजह से मूल्यांकन को हम समझ सकते हैं कि वो कितना महत्वपूर्ण है, हमें नियमित मूल्यांकन करना, जिससे हम अपने विद्यालय की, अपने संस्थागत नियोजन में तभी सफल होंगे जब हम उसकी मूल्यांकन करेंगे। तो उसकी प्राप्ति, तो भारत की अधिकांश योजनाएं मूल्यांकन प्रणाली के अभाव में ही असफल हुई हैं। फिर है आवश्यक संशोधन, यानी कि कोई भी योजना 100% निर्माणानुसार नहीं चलती। यानी कोई भी योजना हो, चाहे वो भारत सरकार बना रही हो, प्रदेश सरकार, इसको हम एक उदाहरण के तौर पर देख रहे हैं कि अगर हम जैसे इंस्टीट्यूशनल हम कोई स्थापित किए विद्यालय, तो हम उसके लिए कोई योजना बना रहे हैं तो वो 100% निर्माण
प्रमाण के अनुसार नहीं चलती, उसमें कोई ना कोई कमी ज़रूर रहती है, तभी हमें सुधार की आवश्यकता पड़ती है। तो वो सुधार हमें कैसे, उसकी कमी की आवश्यकता का कैसे पता चलेगा? मूल्यांकन करके। तो मूल्यांकन के आधार पर आवश्यक संशोधन वांछित होता है। जब हम मूल्यांकन को बेस बनाते हैं आधार, तो जब वो हमारा कुछ कमी निकलती तो हम उस कार्यक्रम में संशोधन करते हैं। फिर मूल्यांकन के आधार पर उन बाधाओं को दूर किया जाना आवश्यक है जिनके कारण प्रगति बाधित हो रही है। यानी मूल्यांकन के हम आधार पर उन बाधाओं को दूर कर सकते हैं जिससे हमारे लक्ष्य की प्रगति बाधित हो रही है। वस्तुतः लचीलापन अच्छी योजनाओं का गुण है। इसी लचीलेपन के आधार पर आवश्यक संशोधन किया जा सकता है। यानी लचीलापन क्या है, बताया जा रहा है कि अच्छी योजनाओं का गुण है। अच्छी योजनाएं कैसे? जब हम योजना में हम उसका मूल्यांकन करेंगे, मूल्यांकन का मार्ग प्रशस्त करेंगे किसी योजना के लिए या हम कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हमें क्या होगा, जब हमें उसका मूल्यांकन करेंगे उसी के आधार पर ये लचीलापन बना रहना चाहिए शिक्षा व्यवस्था में, तभी आवश्यक संशोधन किया जा सकता है। फिर है 8वां और सबसे लास्ट टॉपिक है संस्थागत नियोजन की प्रक्रिया एवं तकनीक का प्रगति विवरण, यानी प्रोग्रेस रिपोर्ट। हम अपने संस्थान के, अपने इंस्टीट्यूट की हमें कहाँ तक प्रगति हुई है, चाहे वो अर्धमासिक हो या वार्षिक हो, तो उसमें हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, संस्थागत नियोजन के अंतर्गत लिए गए कार्यक्रमों, उनकी उपलब्धियों का आवश्यक विस्तृत ब्यौरा रखा जाना आवश्यक है। यानी संस्थागत नियोजन जो है के अंतर्गत जो लिए गए कार्यक्रम हैं, जो हम कार्यक्रम कर, उनकी उपलब्धियों का आवश्यक विस्तृत ब्यौरा रखा जाना आवश्यक है। यानी ब्यौरा यानी प्रोग्रेस रिपोर्ट, यानी प्रगति विवरण, जैसा कि इसके नाम से हम जान रहे हैं कि उसकी प्रगति, उसकी उपलब्धि, हम किसी कार्यक्रम की उपलब्धि कहाँ तक पहुँची है, उसका आवश्यक विस्तृत प्रगति रिपोर्ट हमें रखना आवश्यक है। यही वह आधार होगा जिससे वर्तमान कार्यक्रम का उचित मूल्यांकन होगा। यानी यही प्रगति रिपोर्ट ही वह आधार होगी जिससे हम वर्तमान कार्यक्रम जो कर रहे हैं अपने संस्थान में, वो उसका मूल्यांकन होगा, वो भावी कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। तो आज हमने जाना संस्थागत नियोजन की प्रक्रिया एवं तकनीक क्या है, इसका क्या उपयोग है। इस पर बहुत ही दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, तो हमें इसे याद करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो कुछ हम अपने से भी समझ सकते हैं इसको किताबों में ढूंढ के, खोज के। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। अपने अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।